तो हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका कुछ में एक न्यू वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमारी वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना। अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स परमिशन लेके देना। चलो अब वीडियो एंजॉय करो। एंड हाँ, कल वीडियो नहीं आएगा क्योंकि आज ही आ चुका है, तो कल मैं फ्री रहूँगा। कल मुझे पुराने एपिसोड अप करने हैं, तो ठीक है, कल वीडियो कल एपिसोड नहीं आएगा। एंड बाय। वो राजकुमारी जैसे ही अपने स्वord को लेकर उस बीस्ट के पास पहुंचती है, वो बीस्ट अपने बस मुंह को खोलता है और एक बार फूंक देता है। इसके कारण वो राजकुमारी उड़ते हुए तेजी से पीछे जाने लगती है, लेकिन वो राजकुमारी अपने स्वord को सीधे जमीन में घुसाती है और अपनी टांगों को नीचे रख लेती है, जिससे वो पीछे जो बड़ी सी दीवार थी उसे टकराने से बच जाती है और किसी वॉरियर की तरह दोबारा खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वो राजकुमारी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देती है और अपने स्वord को अपने थोड़े पीछे कर लेती है। जिसके बाद वो राजकुमारी सीधे गोल घूमकर उस स्वॉर्ड को उसी बीस्ट की तरफ फेंक देती है। वो बीस्ट पे उस स्वॉर्ड को अपने तरफ आते हुए देखता है। वो बीस्ट बहुत ज़्यादा अजीब था। उसकी 4 लंबी टांगें थी, जिसके कारण वो बस अपने टांगों को मूव करके ही किसी भी अटैक से बच जाता था। और तो और उसका साइज भी बड़ा था, जिसके कारण वो राजकुमारी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार वो स्वॉर्ड अचानक से लाल रंग से चमकनी शुरू कर देती है और वो स्वॉर्ड लाल रंग से चमकते हुए तेजी से उस बीस्ट तरफ जाने लगती है। वो बीस्ट उसकी टांगें लंबी थी, इसलिए अफसोस वो भाग नहीं सकता था। किसी नॉर्मल बीस्ट की तरह वो बस लंबे लंबे स्टेप्स ले सकता था और कुछ नहीं। लेकिन उस बीस्ट को किसी चीज़ का डर नहीं था। वो जेब्रॉन लेवल पे था और वो राजकुमारी जेब्रॉन लेवल से नीचे के लेवल की थी। ऑफकोर्स यहाँ पर कौन जीत रहा है इसका पता होना ऑब्वियसली बात है। तो श्योरी कुछ नोटिस करता है। वो तलवार जिसके अंदर से लाल रंग बाहर आ रहा था और वो चमक भी बहुत ज़्यादा रहा था, वो रोशनी थोड़ी सी अजीब फीलिंग दिला रही थी शौर्य को। देखते देखते वो तलवार उस बीस्ट तक पहुंच जाती है। वो बीस्ट फिर भी ऐसे ही नॉर्मली अपने टांगों को मूव करता है ताकि वो उस बड़े से तलवार से बच सके। लेकिन अचानक से ही वो तलवार अपने डायरेक्शन को बदलती है और सीधे बीस्ट के पास जाने लगती है। वो लंबा सा बीस्ट जैसे ये सब देखता, वो एक लंबी छलांग लगाता और उसकी लंबी छलांग कमाल की थी। वो लंबी छलांग लगाकर सीधे उस राजकुमारी के ऊपर कूदने लगता है। वो राजकुमारी उससे बचने के लिए अपनी जगह से मूव करती है, लेकिन उस बीस्ट के टांग बहुत ज़्यादा लंबे थे, जिसके कारण वो बीस्ट आराम से बस अपने कदमों को लेफ्ट राइट करके राजकुमारी तक पहुंचा ही देता है अपने कदमों को। जिसके कारण अब वो राजकुमारी उस बीस्ट के कदमों के नीचे आने वाली थी और उसकी चटनी बनने वाली थी। राजकुमारी ये सब देखने के बाद थोड़ा हैरान होती है। उसे लगा था कि वो बीस्ट उसके तलवार से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तो उल्टा उस तलवार के साथ साथ उससे की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि उस बीस्ट के टांगे राजकुमारी के ऊपर गिरती, वो राजकुमारी अचानक से जमीन के नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। राजकुमारी के नीचे की जमीन अचानक से खोखली पड़ गई थी और वो सीधा उसी में गिर गई थी और वो बड़े से बीस्ट का पाँव वहीं ऊपर आ गया था। जिसके बाद वो राजकुमारी अपने लेफ्ट राइट देखती है, जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और वो एक छोटे से गड्ढे में आके गिर गई थी। ये गड्ढा पहले तो यहाँ नहीं था, ये आखिर हो क्या रहा है? वो राजकुमारी मन ही मन सोचती है। तभी उसकी नज़र एक कीड़े पर जाती है जो कि वहाँ से भाग रहा था। ये तो ड्रिलर स्टोन है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर एक मिनट, ये ड्रिलर स्टोन किसी का नुकसान नहीं चाहता है। अगर नुकसान चाहता तो अब तक न जाने कितने लोगों को खा गया होता, लेकिन इसने मेरी जान बचाई है। मतलब वो राजकुमारी मन मन सोचती है। जिसके बाद वो तेज़ी से बाहर निकलती है। वो फोर्ड जो लाल रंग से चमचमा रही थी अब वो बीस्ट के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुकी थी। जिसके बाद देखते ही देखते वो तलवार सीधे उस बीस्ट की आंखों में ले आके लगती है और वो बीस्ट उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। हाँ, मुझे लगा ही था, मेरी तलवार से कोई बच ही नहीं सकता है, वो राजकुमारी चिल्लाते हुए कहती है। और वो बीस्ट अपने कदमों को फिर से राजकुमारी तब घुमा देता। उसके कदम बहुत ज़्यादा बड़े थे और वो अपने कदमों को किसी फुटबॉल की तरह राजकुमारी पर चलाने वाला था। वो राजकुमारी को किसी फुटबॉल की तरह उड़ाने के लिए अपने कदमों को घुमा देता। राजकुमारी ये सब देखने के बाद एक लंबी जंप लगाती है और उस बीस्ट के टांग के ऊपर बने हुए खांचे के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे वो बच जाती है। जिसके बाद वो बीस्ट भी चीज नोटिस करता है। वो बीस्ट ये देखता है कि वो तलवार उसकी आंखों से निकलने के बाद फिर से उसके दूसरी आंखों पे स्ट्राइक करने वाली है। लेकिन इससे पहले कि वो तलवार उस बीस्ट की आंखों पर स्ट्राइक कर पाती, वो बीस्ट फिर से आसमान में उछलता और सीधे राजमहल की तरफ जाने लगता ताकि वो उसकी दूसरी आंख खत्म होने से पहले उस राजमहल को तबाह कर सके और यहाँ पर काफ़ी लोगों को मार सके। उस बीस्ट के ऐसे इंटेंशन को देखने के बाद वो राजकुमारी समझ जाती है कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। देखते ही देखते वो तलवार अपने डायरेक्शन को बदल कर सीधे राजकुमारी के पास आ जाती है और राजकुमारी उसे पकड़कर सीधे उड़ना शुरू कर देती है। वो एक लंबी जंप लगाती है और उस तलवार की मदद से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई ऊपर जाती है। लेकिन उस तलवार को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो राजकुमारी के भार को ठीक से सह नहीं पा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। देखते ही देखते राजकुमारी जैसे तैसे उस बीस्ट के सर तक पहुंच जाती है। वो बीस्ट ये सब देखने के बाद
जोर से धार लगाता है और सीधे अपने कदमों को उस बड़े से राजमहल की तरफ घुमा देता है ताकि वो उस राजमहल को आराम से तोड़ सके। वो राजमहल वहाँ पर भूकंप आ रहा था। देखते देखते एक बीस्ट की बड़ी सी टांग वहाँ पर दिखनी शुरू हो जाती है और राजमहल के अंदर जितने भी लोग थे वो सब बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। देखते देखते इससे पहले कि वो बड़ी सी टांग उस बड़े से राजमहल से टकरा पाती, अगले ही पल एक बड़ा सा रेड चिंपैंजी अचानक से उस बड़े से टांग के सामने आता और उसे पकड़ लेता और उस बड़े से टांगों को आसानी से पकड़ने के बाद वो रेड चिंपैंजी उसे वहीं का वहीं रोक देता। वो बड़ी सी टांगे जो कि उस रेड चिंपैंजी को 1 इंच भी हिला नहीं पाई थी। ये सब देखने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे। वो राजकुमार भी ये सब देखती तो है, लेकिन अब वो अगले ही पल अपनी तलवार को सीधे घुमाकर उसी बीस्ट के दूसरी आंखों में मार देती है। देखते देखते उस बीस्ट की आंखों में बहुत ज़्यादा धोने लगता है। वो बीस्ट जोर से चिल्लाता है और सीधे पीछे की तरफ जम कर देता है बिना पीछे मुड़े, जिसके कारण अब वो सीधे उस बड़े से कबीले के ऊपर गिरने वाला था, जिससे वो पूरा का पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। वो बीस्ट मरने से पहले पता नहीं क्यों उस कबीले को खत्म करना चाहता था। शौर भी ये सब देख के हैरान था कि अगर कोई बीस्ट उसकी जान जाने वाली हो तो वो अपनी जान को बचाता है, लेकिन ये बीस्ट यहाँ पर इस कबीले को खत्म करने पर तुला हुआ है, वो भी अपनी जान के बदले। शौर को ये सब देख के बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, जिसके बाद शौर देखते देखते स्माइल करता है और देखते देखते वहाँ पर जो बीस्ट उस बड़े से कबीले के बीच में गिरने वाला था, वहाँ पर एक बड़ी सी क्रिस्टल नीडल बाहर आती है जो कि बहुत ज़्यादा शार्प थी और देखते देखते उसका साइज बढ़ते जाता है और वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों में जाकर सीधे उस बीस्ट के सर को आर पार कर देती है और वो बीस्ट कबीले पे गिरने से बच जाता है, वरना वो कबीला अभी कबीला नहीं रहता, वो कबाड़ खाना बन गया होता। सभी लोग ये सब देख के राहत भरी सांस लेते हैं और जो भी लोग उस कबीले में थे और उस बीस्ट को अपने ऊपर गिरते हुए देख रहे थे उन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसके बाद कुछ देर बाद वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। वो राजकुमारी भी अपने चारों तरफ देखती है, जहाँ पर उसे कोई दिखता तो नहीं है, लेकिन वो रेड चिंपैंजी जहाँ जा रहा था उस जगह को देखने लगती है। देखते देखते ज़मीन से एक मोटा कीड़ा बाहर आता है और वो सभी जो वहाँ मौजूद थे उस मोटे कीड़े को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ड्रिलर स्टोन, इससे बचकर हो वरना ये, कुछ लोग चिल्लाते हुए कहते हैं। ऑफ कोर्स ड्रिलर स्टोन कमजोर हुआ करते हैं, इसलिए किसी को भी ड्रिलर स्टोन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ड्रिलर स्टोन ये ताकतवर था और अगर कोई ड्रिलर स्टोन ताकतवर हो जाए तो भगवान जाने वो क्या क्या कर सकता है, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन पहली बार उन लोगों ने एक ताकतवर ड्रिलर स्टोन को देखा था। सुनिए, डरिए मत, ये हमारे साथ है, वो राजकुमारी सभी को शांत करते हुए कहती है, जिसके बाद वो सभी राजकुमारी के पीछे आके खड़े हो जाते हैं और वो राजकुमारी अपने रेड स्वॉर्ड के साथ उस रेड चिंपैंजी और उस मोटे कीड़े को कहीं जाते हुए देखने लगते हैं। देखते देखते उन्हें अंधेरे के अंदर से 2 परछाइयाँ बाहर आते हुए दिखती हैं। ऊपर चांद की रोशनी में उनकी परछाइयाँ देखने में बच्चे जैसी ही लग रही थी। देखते देखते वो रेड चिंपैंजी गायब हो जाता है और वो मोटा कीड़ा उस लड़के के हाथों में कूद के चला जाता है, जिसके बाद वो मोटा कीड़ा उस लड़के के कंधे पर जाके बैठ जाता है और सामने का नज़ारा देखने लगता है। देखते देखते वो दोनों लड़के जो उस अंधेरे में थे वो बाहर आते हैं और उनके ऊपर रोशनी पड़ती है, जिसके बाद सभी लोग देखते देखते उससे पीछे हटना शुरू कर देते हैं। ये इंसान नहीं हो सकता है, ये पक्का कोई बीस्ट होगा, राजकुमारी से भी मार दीजिए, एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है। चुप करो, इसका एक बीस्ट अभी गायब होकर इसने नीरोकुर में गया है, मतलब ये इंसान ही है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही नीरो को जनरेट कर लिया है। वो राजकुमारी शौर को देखते हुए और उन सभी से कहती है। इसके बाद वो दोनों लड़के नॉर्मली उस राजकुमारी के सामने जाते हैं और बाउ डाउन करते हैं। माफ़ कर दीजिए, हम लोग रास्ता भटक गए, क्या आप हमें मतलब ये बता सकते हैं कि आसपास कोई भी 4थे सितारे वाला कबीला है या नहीं? शौर उसी राजकुमारी को देखते हुए कहता। वो राजकुमारी उससे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए शौर को भी उन्हें इज्जत देने में कोई परेशानी नहीं थी। और तो और वो राजकुमारी, उसका बिहेवियर भी देखने में ठीक ही ठाक लग रहा था। यहाँ से 4थे सितारे वाला कबीला थोड़ा दूर है, अगर तुम यहाँ से रास्ता जान के निकलोगे भी तो पक्का खो जाओगे इस जंगल में। हम तुम्हारे लिए कुछ दिनों में एक नक्शा तैयार कर देंगे, चलेगा? वो राजकुमारी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए शौर को देखते हुए कहती है, जिसके बाद शौर मैग्रोन का चेहरा देखता है। हाँ चलेगा, शौर और मैग्रोन एक साथ कहते हैं, जिसके बाद वो राजकुमारी शौर और मैग्रोन को थैंक यू कहती है और अपने साथ अपने महल में ले जाती है। दूसरी तरफ वो सभी कबीलेवासी सभी लोग शौर और मैग्रोन को अजीब बड़ी नज़रों से देख रहे थे। जी कहीं बीस्ट हुआ तो? क्या हमें मारने आया है? क्या ये हमें चुपचाप खाने आया है? काफ़ी सारे लोग ऐसी बातें कर रहे थे। शौर के कानों में ये बात जा रही थी और शौर को बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। अच्छा सुनिए, आप यहाँ की राजकुमारी है ना, तो यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? जहाँ तक मुझे पता है ये 3 सितारे वाला कबीला है, तो यहाँ पर जबराउन लेवल वाला बीस्ट कैसे आ सकता है? शौर
उसी राजकुमारी को देखते हुए कहता है, असल बात यह है कि यहाँ पास में ही एक फ्यूरी फ्रूट अपीयर हुआ है। उस फ्यूरी फ्रूट को अपीयर होने में कम से कम हज़ारों साल का समय लगता है, और देखते देखते वो फ्यूरी फ्रूट जैसे ही बड़ा हुआ वैसे ही सारे बीस्ट और सारे लोगों को उसके बारे में पता चलने लगा। हाँ, इस इलाके में सिर्फ हमारा ही कबीला है, हमें पता चल भी गया तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन आसपास के 4 स्टार मतलब समझ लो एक तरीके से 4थे सितारे वाले कबीले के आसपास जो जंगल है, और तुम वहीं से आए हो के जहाँ तक है, वहाँ से बीस्ट भी यहाँ पर खींचे चले आए। यहाँ पर काफ़ी सारे जेब्रॉन लेवल वाले बीस्ट आ चुके हैं। ये जेब्रॉन लेवल बीस्ट बस खाने की तलाश में आया था, हमें खाने के लिए। शुरुआत में तो कमज़ोर जेब्रॉन लेवल वाले बीस्ट आ रहे थे, जिसे मारकर मैंने भी बहुत ज़्यादा ताकत हासिल कर ली, लेकिन अब मुझे ये परेशानी हो रही है क्योंकि अब यहाँ पर ताकतवर जेब्रॉन लेवल बीस्ट भी आ रहे हैं। वो राजकुमारी शौर्य से कहती है, फ्यूरी फ्रूट इससे क्या होता है? शौर्य बस यही कहता है, तुम्हें फ्यूरी फ्रूट के बारे में नहीं पता है? हे भगवान, हाँ वैसे हो तो तुम बच्चे, लेकिन ताकतवर भी हो, तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। फ्यूरी फ्रूट वो फ्रूट है जिससे किसी भी बीस्ट के एडिशनल पावर में इजाफा होता है। वो राजकुमारी शौर्य से कहती है, एडिशनल पावर्स मतलब इसे हम एलिमेंटल पावर्स नहीं कह सकते हैं ना, ये वो एडिशनल पावर्स हैं जो कि बीस्टों के पास जन्म से होती है, मतलब जब उन लोगों ने जन्म लिया होता है तो ये पावर उनके पास तभी से होती है ना? श्योर, राजकुमारी से कहता है। पहले तो मुझे राजकुमारी बोलना बंद करो, मेरा नाम रुति है, तो मुझे राजकुमारी रुति कह सकते हो। सिर्फ राजकुमारी सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगता। राजकुमारी रुति श्योर से कहती है, अच्छा ठीक है राजकुमारी रुति, अब आप बताएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं, या फिर मेरा अंदाज़ा गलत है? श्योर, राजकुमारी रुति से कहता, सही कहा, कोई भी ऐसा बीस्ट जो कि जन्म के साथ ही किसी एडिशनल पावर के साथ जन्मा हो, उसके लिए वो फ्रूट बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होता है। यहाँ पर तो कोई बीस्ट ऐसा है नहीं जो कि, और कोई बीस्ट है भी तो वो हमारे नीरो कोर में है, तो उसका फ़ायदा हमें हो ही नहीं सकता है, और ना ही वो इंसानों के लिए है। तो राजकुमारी रुति श्योर से कहती है, इस समय में कोई भी अपने बीस्ट को नीरो कोर से बाहर नहीं निकाल सकता था, ये पर श्योर भी जानता था। इसलिए जो भी बीस्ट अगर उसके पास एडिशनल पावर हो भी तो ये लोग अपने नीरो कोर से बाहर निकाल के वो फ्रूट नहीं खिला सकते हैं। श्योर ये अच्छे से जानता था, मतलब यहाँ पर जो भी बीस्ट आए थे या फिर आ रहे हैं उनके पास एडिशनल पावर्स हैं। श्योर रुति से कहता, अच्छा आपका समय ये रहा, एंड आप चाहे तो यहाँ आराम कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। आपको किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो आप मुझसे कहिएगा। वो राजकुमारी रुति श्योर से कहती है और श्योर पे प्रोफेसर को हाँ मिला देता है, जिसके बाद देखते देखते वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। अच्छा राजकुमारी रुति, असल बात यह है कि हम लोग दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं, तो हमें दिन में परेशानी नहीं होनी चाहिए बस। श्योर, राजकुमारी रुति से कहता और अपने दरवाजे को बंद कर लेता है, और रुति भी अपने सर को हाँ मिला देती है। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रो अपने रूम में आ जाते हैं। एडिशनल पावर्स वाले बीस्ट वो तो तुम्हारे पास है ना? मैग्रॉन श्योर से कहता है, हाँ लेकिन वो अभी रिकवर कर रहा है। ग्रासहोपर के पास वो पावर तो है लेकिन वो अभी रिकवर कर रहा है, मतलब अभी तो हम अगर उस फ्रूट को हासिल कर भी ले तो कोई फ़ायदा नहीं है। श्योर इतना कहता है और वहीं बिस्तर पे लेट जाता है। अरे लेकिन हासिल करने के बाद उसे बचा के तो रख भी तो सकते हैं ना, ताकि हम अपने मतलब तुम्हारे ग्रासहोपर के लिए। वो मैग्रॉन श्योर से कहता है, और श्योर के भी दिमाग की बत्ती जलती है। ये तो श्योर ने सोचा ही नहीं था। श्योर बाबा यही सोच रहा था कि म्यूटेंट ग्रासहोपर अभी डैमेज है और रिकवर कर रहा है, उसके लिए वो हासिल करना बेकार ही होगा। उस म्यूटेंट ग्रासहोपर के पास एडिशनल पावर बचपन से ही थी, और वो पावर थी जैसे ही म्यूटेंट ग्रासहोपर अपने एडिशनल पावर्स को एक्टिवेट करता है उसकी पूरी बॉडी काली पड़ जाती है, उसके आँख और उसके पंजे फूल लाल रहते हैं, और अगर वो उन पंजों से किसी पर हमला कर दे तो उस पंजे से पहुंचा हुआ डैमेज उससे वो 1000 गुना बड़ा कर सकता है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर। उसकी पूरी बॉडी पलक झपकते ही टुकड़ों में बिखर सकती है। लेकिन आजकल वो एडिशनल पावर उतनी काम की हो नहीं रही थी, क्योंकि जो भी बीस्ट सामने आ रहे थे या तो साइज में बड़े थे या तो बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा ताकतवर, और अभी तो म्यूटेंट ग्रासहोपर पहले से ही ताकतवर है। तो एक तरीके से म्यूटेंट ग्रासहोपर 1-2 हमले में किसी को भी जान से मार सकता है, तो उसे अपने एडिशनल पावर का इस्तेमाल करने का जरूरत पड़ता ही नहीं है। लेकिन अगर वो उस फ्रूट का इस्तेमाल करे तो हो सकता है कि वो अपने एडिशनल पावर को ज़्यादा देर तक एक्टिवेट रख सके, और भी बहुत कुछ। श्योर मन मन सोचता है, ठीक है एक काम करते हैं, अभी तो वो फ्रूट मेच्योर नहीं हुआ होगा, जहाँ तक उस राजकुमारी रुति ने कहा अभी भी उस फ्रूट के मेच्योर होने में कम से कम 6 दिन का समय है, तो हम लोग 6 दिन यहाँ बिता सकते हैं, और तब तक हमें वो नक्शा भी मिल जाएगा। क्या कहते हो? श्योर मैग्रोन से कहता है। देखते देखते दिन हो जाता है। श्योर और मैग्रोन जितना भी समय बचा था उतने देर सो गए थे। देखते देखते वो लोग
वापस अपने टाइम में टेलीपोर्ट करते हैं और अचानक से वो दोनों ही काव्या के सामने टेलीपोर्ट करके आ जाते हैं। काव्या उन दोनों को देख कर अचानक से डर जाती है। हाँ जादू। काव्या इतना कह के ताली बजाने लगती है। शौर भी अपने हाथों को खड़ा करके ऐसा दिखाता जैसे कि वो जादू कर रहा हो। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो नीचे चल के देखते हैं, यहाँ पर हमारी नई शुरुआत है। तो बैकग्राउंड अंगड़ाई लेते हुए कहता और वह दरवाजे को खोलता। उस दरवाजे को खोलते ही शौर को अपने सामने कुछ हट्टे कट्टे लोग दिखते हैं। ये बाहर आ गया। अरे बच्चे, वैसे हम लोग तुमसे कुछ बात करने आए हैं, क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं? वो एक हट्टा कट्टा आदमी शौर को अप्रोच करते हुए कहता है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। श्योर काव्य का हाथ पकड़ता और फिर नीचे जाने लगता, लेकिन अचानक से श्योर के कंधे पे एक बड़ा सा हाथ आता जो कि उसे रोकने के लिए था। लेकिन अजीब बात, वो आदमी उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं रोक पाया। मैं श्योर अपनी जगह पर रुका, उल्टा उसका हाथ छिल गया था क्योंकि उसने श्योर को इतने जोर से पकड़ा था ताकि श्योर आगे ना जा पाए, लेकिन श्योर आसानी से उसे खींच कर आगे ले जा रहा था और उस आदमी का हाथ भी छिल गया था श्योर को पकड़ने की वजह से। जिसके बाद श्योर काव्या और मैगन के साथ नीचे चला जाता और उसे कोई भी नहीं रोकता। बॉस अब ठीक तो है? एक आदमी उसी आदमी से पूछने जाता जिसका हाथ छिल गया था। ठीक तो हूँ, लेकिन लगता है आज दोपहर के टूर्नामेंट में इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो बॉस उन सभी से कहता है और वो सभी स्माइल के साथ चोर को वहाँ से जाते हुए देखने लगते हैं। चोर को जंगल जाना था ताकि वो नए नए और ताकतवर बीस्तों को पकड़ के लेवल अप कर सके, क्योंकि बहुत समय हो गया है शोर को लेवल अप किया हुआ, इसलिए शोर लेवल अप करना चाहता था। देखते ही देखते शोर जंगल पहुंच जाता है काव्या को चाइल्ड केयर वालों के पास छोड़कर। जिसके बाद शोर उस जंगल को देख ही रहा था, इतने में ही पीछे से कुछ लोग आते हैं। बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बीस्टेमर शोर के पीछे आता है और शोर से कहता, ओ मैं तो बस यहाँ घूमने आया था। शोर उन्हीं बीस्टेमर्स के कहता, इन बीस्टेमर्स को शोर ने हाई रैंक बीस्टेमर ऑर्गेनाइजेशन में देखा था। जाहिर सी बात है कि ये लोग सीनियर बीस्टेमर्स थे। तुम्हें हाई रैंक बीस्टेमर ऑर्गेनाइजेशन में देखा था? रिसिता भी तुमसे बात कर रही थी, क्या तुम रिसिता को जानते हो या फिर तुम उसके कोई रिलेटिव हो? वो आदमी शोर से कहता, नहीं मैं बस उन्हें जानता हूँ और वो भी मुझे थोड़ा बहुत जानती है। शोर अपने छोटी सी उंगली से ऐसा इशारा करते हुए दिखाता है कि वो छोटा सा कुछ सिंबल बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है, नाटक बंद करो, मुझे पता है कि तुम बीस्टेमर हो, लेकिन हाँ तुम अभी इस यहाँ आए हो, मतलब अभी 4 स्टार सिटी में आए हो, अभी तो तुम कमज़ोर हो गए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बीस्तों के नीड को लिक्विड डलवा दूंगा जिससे तुम धीरे धीरे ताकतवर हो जाओगे। ऑफ कोर्स तुम टैलेंटेड हो तो तुम जल्दी ताकतवर होना डिजर्व करते हो, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। चलो। वो आदमी शोर और मैगन से कहता है। ऑफ कोर्स शोर और मैगन का नाम रजिस्टर्ड हो चुका था क्योंकि शोर और मैगन काव्या की वजह से उस जगह से आए थे जहाँ पर उन्हें अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है, वरना अगर शोर और मैगन उस वॉल को नॉर्मली क्रॉस करके आ जाते बिना काव्या के तो यहाँ पर शोर और मैगन को कोई भी नहीं पहचान पाता। लेकिन काव्या उस वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती थी, इसलिए शोर और मैगन को काव्या को लेकर वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद ही यहाँ आना पड़ा था। और तो और लोअर रैंक बीस्टेमर ऑर्गेनाइजेशन में भी सभी को शोर और मैगन के बारे में पता चल गया था और हो सकता है कि वहीं से बात लीक हो गई हो। शोर यही सब सोचते हुए जंगल में उन लोगों के साथ चला जाता है। देखते देखते उन सभी के सामने एक अजीब सा बीस्ट आता है जो कि मकड़ी जैसा था और उसकी एक पूंछ भी थी। ये कौन सा बीस्ट है? शोर उसी आदमी को देखते हुए कहता, जैसे जैसे तुम ताकतवर होकर अगले सिटी में जाओगे वैसे वैसे तुम जंगल में नई नई चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि ये एक हाइब्रिड मॉन्स्टर है, यहाँ पर 2 अलग अलग स्पीसीज के मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा कर लेते हैं। हाँ थोड़ा अजीब है, लेकिन ये तो सांप और मकड़ी का बच्चा है, ये कैसे हुआ? वो आदमी भी हैरान लग रहा था। अच्छा ठीक है, जो भी है हमें इसे पकड़ना चाहिए या नहीं? एक बीस्टेमर आगे आता है और उसी बीस्टेमर से कहता, नहीं पकड़ना नहीं चाहिए, ये थोड़ा अजीब है। वो आदमी उस मकड़े जैसे बीस्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए कहता, लेकिन अगले ही पल वो मकड़े जैसा बीस्ट वो अपने मुंह से एक वेब शूट करता है जो कि सीधे उन सभी की तरफ बनने लगती है। वो वेब शूट देखते देखते बड़ा होता है और वो लोग उस वेब शूट को डॉज कर लेते हैं और वो वेब शूट सीधे एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। वो पेड़ उस वेब शूट के अंदर अचानक से उसके चारों तरफ एक जाले फैल जाते हैं और वो जाले पूरे पेड़ को कवर करने के बाद उसे जलाने लगते हैं। क्या बात है, जहाँ तक है ये एक स्नेक और एक स्पाइडर का बच्चा है तो इसके पास इसके जाले के अंदर पॉइजन पावर है, इसके वेब के अंदर, और इसके वेब के अंदर स्नेक के पॉइजन की पावर है, मतलब इसे पकड़ लो, जल्दी पकड़ो। वो आदमी एक्साइटेड होते हुए कहता। वो सभी तेजी से उस स्पाइडर के पास जाने लगते हैं। वो स्पाइडर ज़्यादा लेवल का नहीं था, वो
कम से कम जेब्रॉन लेवल 1 का होगा। और श्योर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी श्योर के पास बेस्ट से भी बेस्ट बीस्ट थे जो कि प्राचीन समय के थे। वैसे श्योर को भी मजा आ रहा था इस हाइब्रिड बीस्ट को देखने में, और श्योर अब इंटरेस्ट ले रहा था कि यहाँ पर और भी किस टाइप के हाइब्रिड बीस्ट होंगे। श्योर कुछ देर बाद ये देखता है कि वो बीस्ट उन सभी के हाथ आ चुका है और उसने सरेंडर भी कर दिया है। उन लोगों ने उस बीस्ट को सरेंडर करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑफर की, बहुत सारे लिक्विड, बहुत सारे खाने, बहुत कुछ। जिसके बाद वो बीस्ट उन्हीं के टीम मेंबर्स का एक पार्ट बन गया था और अब वो उन्हीं की बात मान रहा था। क्या बात है, इन लोगों को पता है कि बीस्ट को कैसे टेम करना है। हाँ, तभी तो ये बीस्ट टेमर्स हैं। श्योर मन मन सोचता है और उन सभी के पीछे जाना जारी रखता है।